हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक कंपाइलेशन वीडियो है जिसमें पुलिस वालों के साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया गया है। ये सारी घटनाएं मेरी पुरानी घटनाओं में से एक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझको गाजियाबाद से प्रशांत जी ने भेजी है। और अब आगे की घटना मैं आपको प्रशांत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम प्रशांत है। गाजियाबाद में हमारा घर है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर हमारे किराएदार रहते हैं। हमारे जितने भी किराएदार हैं वो वर्किंग हैं। उनमें से एक भैया हैं जिनकी उम्र 30 साल की है। वो पुलिस में सर्विस करते हैं। मैं अक्सर उनके पास जाता था और उनसे पूछता था कि पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। इस वक्त मेरी उम्र 19 साल की है। उन्होंने 1 साल पहले मुझे इस घटना के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये घटना उन्हीं के साथ घटी थी। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद उनका नाम बताने की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं आपको उनका नाम प्रशांत ही बताऊंगा क्योंकि मेरा भी नाम प्रशांत है। 1 साल पहले दिसंबर था, ठंडी का महीना था। प्रशांत भैया घर पर बैठे हुए थे। वो शायद ड्यूटी करने नहीं गए थे। मैं प्रशांत भैया के पास गया क्योंकि मैं भी घर पे बोर हो रहा था। वो अपने रूम में बैठे हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैं जब उनके पास गया तो मैंने देखा कि उनको बुखार है। मैंने प्रशांत भैया से कहा कि आपने बुखार की दवाई ली। दिसंबर में ठंडी का मौसम था लेकिन उनको उस वक्त गर्मी लग रही थी। उन्होंने अपनी शर्ट को उतार दिया। मैंने प्रशांत भैया के कंधे पे एक चोट का निशान देखा। मैंने उनसे पूछा कि आपके कंधे पे इतनी गहरी चोट कैसे लगी। उन्होंने मुझे देखते हुए बोला कि अगर मैं तुम्हें इस चोट के बारे में बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। फिर मैं उनसे उस चोट के बारे में पूछने लगा कि उनके साथ क्या हुआ था, आखिर उनको ये चोट लगी कैसे। तो प्रशांत भैया ने बताया कि उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के ही एक गांव में हुई थी। वो गांव काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उनकी जहाँ पर पोस्टिंग हुई थी उस गांव में वो नया पुलिस स्टेशन खुला था। उस गांव के बॉर्डर पर बहुत ढेर सारी चोरियां, डकैतियां, मर्डर हुआ करते थे। इसलिए वहां पर सरकार ने नया पुलिस स्टेशन बनाया। प्रशांत भैया के साथ और भी कई लोगों की वहां पर पोस्टिंग हुई। उस पुलिस स्टेशन के खुलने से पहले सरकार ने वहां पर एक पहले से ही ऑफिसर तैनात कर दिया था जो उस गांव के बारे में पिछले 6 महीने से सारी जानकारियों को कलेक्ट कर रहा था। जब प्रशांत भैया वहां पर पहुंचे और उनके बाकी लोग वहां पर पहुंचे तो उस ऑफिसर ने उस गांव के बारे में एक एक चीज़ बताई कि कौन सा एरिया कहाँ पर पड़ता है, कहाँ कहाँ गश्त लगानी चाहिए, कहाँ पे सतर्क रहना चाहिए और गांव वालों को क्या चीज़ बता के रखनी चाहिए जिससे वो लोग अलर्ट रहें। दिन के वक्त वो लोग गश्त लगा लिया करते थे लेकिन रात के वक्त उनको गश्त लगाने में दिक्कत होती थी क्योंकि वो गांव उतना डेवलप नहीं था, लाइट वगैरह भी नहीं होती थी। इसलिए प्रशांत भैया को टॉर्च लेके ही पूरी गश्त लगानी पड़ती थी। उनके साथ और भी लोग होते थे। ऐसी एक बार रात में काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी। सारे ऑफिसर्स थाने में बैठे हुए थे। वो पूरा गांव सो रहा था। बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी इसलिए अपने घर से कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था। उस समय प्रशांत भैया को गश्त लगाने जाना था लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से उनका मन बाहर जाने को नहीं कर रहा था। लेकिन ड्यूटी थी और मजबूरी भी थी तो उनको जाना पड़ा। वो पूरा एरिया हाई अलर्ट पे रहता था क्योंकि वहाँ पर चोरी डकैतियाँ ज़्यादा होती हैं और अक्सर चोर लोग ऐसे मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं जब सब लोग सो रहे हो, बारिश हो या काफ़ी ज़्यादा घनघोर अंधेरा हो। उन्होंने बताया था कि उस समय इतना अंधेरा था कि उनको ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस समय उनके साथ प्रशांत भैया का एक दोस्त भी था। वो भी उन्हीं के साथ ड्यूटी करता था। रात में वो दोनों लोग गश्त लगाने जाया करते थे। उनका नाम मोहन था। मोहन ने प्रशांत भैया से कहा कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चल के फटाक से राउंड लेके आते हैं।
अधिकारी साहब को भी लगेगा कि लड़के मेहनती हैं, बारिश में भी अपना काम कर रहे हैं। जब मोहन ने ये बात प्रशांत भैया को बोली तो वो भी चलने के लिए राजी हो गए। उन दोनों लोगों ने अपनी टॉर्च उठाई और बाइक भी ले ली, जो कि उनको रात में पेट्रोलिंग के लिए मिलती थी। वो बारिश में ही निकल गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस रोड से वो लोग जाते थे वो कच्ची थी। बारिश की वजह से उसमें पानी भी भर गया था। गड्ढे में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। वो लोग अपनी गाड़ी उसमें से निकाल रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के पीछे का टायर मट्टी में फंस गया। वो लोग निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे। दोनों को बाइक से उतरना पड़ा और खींचते हुए बाइक को उस गड्ढे से बाहर लाना पड़ा। शायद बाइक के किसी पार्ट में पानी चला गया था, जिसकी वजह से वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मजबूरन उनको गाड़ी को खींच के ले जाना पड़ रहा था। प्रशांत भैया ने अपने दोस्त को बोला कि क्यों ना हम लोग अपनी गाड़ी यहीं कोने में खड़ी कर देते हैं और राउंड लगा के जब वापस आएंगे तो यहाँ से गाड़ी लेके चले जाएंगे। उनके दोस्त ने कहा ठीक है। फिर उन दोनों लोगों ने खेत के बगल में ही अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया और फिर दोनों लोग गश्त मारने के लिए पैदल ही चले गए। उस वक्त बारिश हल्की धीमी हो चुकी थी। उन दोनों के हाथ में एक एक डंडा और टॉर्च था। उन्होंने पूरे गांव का राउंड लगाया और उसके बाद वहां से दोबारा वापस लौट रहे थे। जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था। उस घर में कोई भी आता जाता नहीं था। वो घर उस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अलग था। वो पक्का घर था, अच्छी ईंटों का बना हुआ। आमतौर पे वहां पर जितने भी घर थे वो या तो मिट्टी के थे या फिर उनमें से कुछ ही में कुछ हल्का फुल्का काम हुआ था, लेकिन वो घर बहुत ही ज्यादा अलग था। अब जाहिर सी बात है, जब वो घर अलग था तो उस पे आदमी की नजर जाना स्वाभाविक था। उस घर में कोई रहता नहीं था और ना ही उसमें कोई भी सामान रखा हुआ था। वो घर किसका था उन लोगों को ये भी नहीं पता था। उस घर में चोरी होने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो हमेशा बंद ही रहता था। जब प्रशांत भैया और उनके दोस्त उस घर के सामने से निकल रहे थे तभी उनको उस घर से कुछ गिरने की आवाज आई। जैसे ही उस घर से उनको कुछ गिरने की आवाज आई वो दोनों तुरंत वहीं पर रुक गए। प्रशांत भैया और उनके दोस्त को लगा कि जब इस घर में कोई रहता नहीं है तो ये गिरने की आवाज किस चीज की थी। उनके दोस्त ने बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हो सकता है कि अंदर कोई बिल्ली हो या कोई जानवर घुस गया हो। प्रशांत भैया ने कहा वो सब तो ठीक है, पर हमें एक बार अंदर चेक करना चाहिए। उस घर की दीवारें काफी ज्यादा ऊंची थीं और एक छोटा सा गेट लगा हुआ था। प्रशांत भैया और उनके दोस्त फिर उस घर के गेट के बाहर जाके खड़े हो गए और फिर बाहर से ही अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी। उन्होंने चेक करने की कोशिश की, लेकिन अंदर उनको कुछ भी नहीं दिखा। फिर उनके दोस्त ने बोला कि हम दोनों यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना अगर बारिश और तेज हो गई तो हम जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। प्रशांत भैया ने कहा ठीक है। वो लोग दोबारा वापस जाने लगे। वो लोग जैसे ही घूमे उस घर के अंदर से दोबारा कुछ गिरने की आवाज आई और इस बार वो आवाज उन दोनों लोगों ने फिर से सुनी। वो दोनों लोग दोबारा उसी घर के गेट के अंदर देखने लगे। प्रशांत भैया ने अपने दोस्त को बोला कि हो सकता है अंदर कोई छुपा हो, हमारे जाने का इंतजार कर रहा हो। हमारे जाने के बाद वो शायद कोई वारदात करे। हो सकता है अंदर कोई चोर, डाकू या लुटेरे छुपे हों, क्योंकि ये घर वैसे भी हमेशा से बंद है और अंदर कोई देखने चाहता भी नहीं है। हमें इस घर की चेकिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इतने दिनों से जिन डाकू लुटेरे को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो इसी घर में छुपते हों और इसी घर में उन्होंने अपना अड्डा बना रखा हो। उनके दोस्त ने भी कहा ठीक है। उस घर का गेट जंग लगने की वजह से जैम हो गया था। उन दोनों लोगों ने पहले गेट को खटखटाया और फिर चिल्ला के पूछा। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। उन्होंने दोबारा उस गेट पे अपना डंडा मारा, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंजी। प्रशांत भैया को शक हुआ। उन्होंने दोबारा फिर गुस्से से पूछा, तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, हम अंदर आ जाएंगे तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। अंदर से कोई भी नहीं आया। तभी प्रशांत भैया को अंदर कोई चीज हिलती हुई दिखी। उन्होंने गेट से गौर से झांका तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर कोई टहल रहा है। वो एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हुए जा रहा है। उस वक्त गांव में बहुत अंधेरा था और बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी। उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि मैंने अभी अंदर किसी को टहलते हुए देखा है, अंदर सच में कोई है। उनकी बात सुन के प्रशांत भैया और उनके दोस्त गेट को फांद के घर के अंदर घुस गए। वो घर अंदर से काफी ज्यादा बड़ा था। उन्होंने बताया कि वो घर देखने में बहुत डरावना भी लग रहा था।
वो घर काफी सालों से बंद था। मकड़ी के जाले, टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियां, और उन्होंने ये भी बताया था कि उस घर के अंदर जाते ही उनको बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। घर के अंदर घुसते ही उनकी सांस फूलने लगी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। उन्होंने और उनके दोस्त ने, दोनों लोगों ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी और अपनी लाठी को भी बहुत कस के पकड़ा हुआ था। दोनों लोग अंदर की तरफ जा रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि अंदर कितने लोग हैं या उनके पास कितने हथियार हैं। वो दोनों चुपचाप बस अंदर की तरफ जा रहे थे। वो जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा काफी ज्यादा पुराना था। वो दोनों लोग दरवाजे को ढकेल के धीरे से अंदर गए। वो लोग जैसे ही उस घर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस घर के बीचों बीच में एक औरत उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई है और वो दीवार की तरफ देख रही थी। वो औरत चुपचाप बैठी हुई थी। तभी प्रशांत भैया के दोस्त ने पूछा, माता जी, आप कौन हैं? वो एक बूढ़ी औरत थी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं पर ही बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद प्रशांत भैया ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं और घर के अंदर कैसे घुसी? उस औरत ने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया और दीवार की तरफ देख रही थी। प्रशांत भैया और उनके दोस्त धीरे धीरे उस औरत की तरफ जा रहे थे। अपना एक एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। प्रशांत भैया ने यह भी बताया था कि पता नहीं क्यों उनके हाथ के रोंगटे अपने आप खड़े हो रहे थे और उनका हाथ पैर कमज़ोर होते जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने जैसे ही अपने डंडे से उस औरत को छूने की कोशिश की, वो औरत उन दोनों की आंखों के सामने से ही गायब हो गई और गायब होते वक्त वो बहुत जोर से रोई। उस औरत के गायब होते ही प्रशांत भैया और उनके दोस्त हैरान हो गए और चिल्लाने लगे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि उनके कान में दर्द होने लगा। शायद वो आवाज़ और भी किसी ने सुनी हो, इसका उनको नहीं पता था। उस औरत के गायब होने के बाद प्रशांत भैया और उनके दोस्त वहाँ से भागने लगे। जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, तो जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे, वो दरवाज़ा ही उनके सामने टूट के नीचे गिरने लगा। वो लोग उससे बहुत ही मुश्किल से बचे। उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस पक्की दीवार की एक पुरानी ईंट उनके दोस्त के पैर पर आके गिरी और दूसरी ईंट प्रशांत भैया के कंधे पर। वो ईंट गिरने पर उन दोनों को बहुत जोर से चोट लगी। उनके कंधे पे बहुत बुरी तरीके से घाव हो गया था। लगातार उनको उसी औरत की रोने की आवाज़ उस घर के अंदर से आ रही थी। वो लोग उस घर के अंदर से बाहर भागने की कोशिश भी कर रहे थे। तभी अचानक से बारिश भी तेज हो गई। वो लोग जिधर से आए थे उसी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग उस जंग खाए हुए गेट के ऊपर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने जब उस गेट को छुआ तो वो गेट अपने आप ही धीरे धीरे गर्म होने लगा। ये बात उन दोनों को समझ में नहीं आ रही थी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और पानी की जितनी बूंदें उस गेट पर गिर रही थी वो धुआं होती जा रही थी और वो गेट अपने आप गर्म होता जा रहा था। वो लोग चाहकर भी उस गेट को पकड़ नहीं पा रहे थे। उस घर की दीवारें काफ़ी ज़्यादा लंबी और ऊंची थी, इसलिए वो लोग चाहकर भी वहां से फांद नहीं सकते थे। घर की ईंटें लगातार उनके पैर के ऊपर गिर रही थी। कुछ से तो वो बच भी जा रहे थे, लेकिन कुछ ईंटें उनकी पीठ पर लगातार गिर रही थी। उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उन दोनों को ये चीज़ तो एहसास हो गई थी कि उस घर के अंदर जो भी चीज़ है उनको उस घर के बाहर नहीं जाने देगी। फिर प्रशांत भैया के दोस्त ने वहाँ पर पड़ी कुछ ईंटों को उठाया जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उन ईंटों को एक के ऊपर एक लगाने के बाद वो लोग दीवार तक पहुँच गए और दीवार पर पहुँचते ही वो लोग उस दीवार से नीचे कूद गए। नीचे कूदते वक्त उनके दोस्त के पैर में मोच आ गई और उस घर की वो ईंटें दोबारा उस दीवार से उछल के घर के बाहर आ रही थी। अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो लगातार उन ईंटों को उन दोनों के ऊपर फेंक रही थी, लेकिन अंदर उनको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो दोनों लोग किसी तरह बाहर आए तो उस घर से दूर हट गए। उस घर से दूर हटने के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। जो दरवाजे खिड़कियां अपने आप हिल रही थी वो भी शांत हो गई। बारिश भी हल्की कम हो गई। उस घर का गेट दोबारा नॉर्मल हो गया और वो ईंटें जो घर के बाहर आ रहे थे और जो घर के अंदर गिर रहे थे वो भी गिरना शांत हो गए। ये सब उस घर में क्या हो रहा था उनको कुछ भी नहीं पता। ताजुब की बात तो ये थी कि वो दोनों इतनी जोर से चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज़ भी किसी गांव वाले को नहीं सुनाई दी। और जितनी देर तक वो लोग उस घर के अंदर थे
बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और बारिश की आवाज़ की वजह से उनकी आवाज़ भी दब रही थी। किसी को भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उन लोग के साथ इतना भयानक हादसा हो गया, वो लोग उस हादसे पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। उस घर से दूर हटने के बाद दर्द की वजह से उनका दोस्त काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था। प्रशांत भैया अपने दोस्त के पास ही बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उस घर की छत पर देखा। वो उन दोनों ने जब उस घर की छत पर देखा तो वो लोग हैरान हो गए। उस घर की छत पे वही औरत दोबारा बैठी हुई थी, लेकिन इस बार भी वो उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। वो वही बूढ़ी औरत थी जिनको उन्होंने उस वक्त घर के अंदर देखा था, जो उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। प्रशांत भैया सब कुछ समझ गए थे कि उस घर में आखिर क्या हो रहा था और वो क्या चीज़ थी। प्रशांत भैया के हाथ में जो डंडा था वो उन्होंने उस घर के अंदर ही छोड़ दिया था और टॉर्च भी उस घर के अंदर ही गिरा हुआ था। वो दोनों लोग चाहकर भी उस घर के अंदर दोबारा जाना नहीं चाह रहे थे और ना ही उनके शरीर में उस घर के अंदर दोबारा जाने की ताकत बची थी। वो लोग फिर किसी तरह धीरे धीरे वहां से हटे और अपने पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। प्रशांत भैया जब वहां से अपने दोस्त को ले जा रहे थे तो वो बूढ़ी औरत देखते देखते उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी से कोई भी बात नहीं की। जब वो अपने थाने पर पहुंचे तो उनके ऑफिसर ने देखा कि उनको काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी है। उसके बाद उनके ऑफिसर ने उन दोनों लोगों से उनकी हालत के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि आखिर उनको ये चोट लगी कैसे। प्रशांत भैया और उनके दोस्त के साथ जो भी चीज़ें घटी वो उन्होंने बताई। उनके ऑफिसर इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि वो भी वहाँ पर नए ही थे। अगले दिन प्रशांत भैया दोबारा उस गांव में गए क्योंकि उनकी बाइक अभी भी उसी खेत के पास ही खड़ी थी। वो रात में उस बाइक को लेकर नहीं आए। वो जब उस बाइक को लेने गए तो वो दोबारा उस गांव की तरफ भी गए। प्रशांत भैया ने उन गांव वालों से उस घर के इतिहास के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि आखिर वो घर है किसका। उस गांव के बुजुर्गों ने या जिनसे भी वो मिले उन्होंने ये बताया कि ये घर यहाँ पर रहने वाली एक औरत का था। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी और उसका घर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। उसके दो बेटे रहते थे जो घर के लालच में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे और उस बूढ़ी औरत से कहने लगे कि तुम्हारा जो घर है वो तुम हमारे नाम कर दो। दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई। उन दोनों भाइयों ने गुस्से में उस बूढ़ी औरत को मार दिया और फिर दोनों भाइयों को जेल हो गई। एक भाई तो पागल हो गया और दूसरे भाई अभी भी जेल के अंदर बंद है। जब ये बात प्रशांत भैया को पता चली तो प्रशांत भैया बहुत हैरान हो गए। तो प्रशांत भैया ने फिर उन लोगों से पूछा, तो ये घर कब से बंद है? उन लोगों ने बताया कि ये घर करीब 25 से 30 सालों से बंद है और कोई भी इस घर के अंदर नहीं जाता है। इस घर के अंदर से अक्सर चीज़ें गिरने की आवाज़ें आती हैं। एक दो बार एक दो बच्चे भी इसके अंदर घुस गए थे और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये घर इतना ज़्यादा डरावना है कि इसके अंदर कोई जानवर भी नहीं घुसता है। जब प्रशांत भैया को ये बात पता चली तो वो ये बात समझ गए थे कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी इस घर के अंदर है। ये बात वो चाह कर भी किसी को बता नहीं पा रहे थे क्योंकि लोग उनको पागल ही समझते। क्योंकि जब रात में उन्होंने अपने सीनियर को इस घटना के बारे में बताया था तो वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको लगा था कि शायद उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी बाइक भी खेत के बगल में ही खड़ी कर दी और वो लोग बहाना बना रहे हैं। पर प्रशांत भैया की बताई हुई एक एक चीज़ सच थी। उनके दोस्त से भी जब उन्होंने ये बात बताई तो उनके दोस्त को उनकी बात पर विश्वास हुआ क्योंकि ये घटना उन दोनों लोगों के साथ घटी थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर करीबन 2 साल तक ड्यूटी की और फिर वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया। इस घटना को जब प्रशांत भैया ने मुझको बताया तो मैंने उनसे यही बोला था कि मुझे आपकी बताई हुई इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो प्रशांत भैया ने मुझे बताया कि इस घटना बताने से पहले ही मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर मैं तुम्हें इस कंधे पर लगी हुई चोट के बारे में बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। प्रशांत भैया की बताई हुई ये बात मुझे तो सच लग रही थी और जिस हिसाब से वो इस बात को बता रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे। अभी कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि प्रशांत भैया को मुझसे झूठ बोल के कुछ भी नहीं मिलेगा और ये घटना जो उन्होंने मुझे बताई वो एकदम सच थी। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको अपने व्यूअर की भेजी हुई दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको नितिन जी ने इलाहाबाद से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको नितिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नितिन है। वैसे तो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आया हुआ था।
ये घटना 2009 की है। इलाहाबाद में मुझे रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। ना ही मेरे साथ कोई पार्टनर था जिसके साथ मैं कोई रूम शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा था मुझे रूम काफ़ी महंगा मिल रहा था। मैं अकेले किसी रूम का बर्डन उस वक्त नहीं उठा सकता था। ना ही मेरी इनकम थी और ना ही मुझे घर से इतने पैसे मिलते थे। मैंने अपने कई दोस्तों से भी बात की, उनको भी मेरे बजट के हिसाब से कोई रूम नहीं मिल रहा था। फिर मेरे दोस्त आलोक ने मुझे एक पीजी के बारे में बताया। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, ज़्यादातर लोग नीचे के फ्लोर में रहते थे। वो पीजी 3 फ्लोर का बना हुआ था। पहले फ्लोर पे ज़्यादातर बच्चे रहते थे और दूसरा फ्लोर भी लगभग भर ही गया था। दूसरे फ्लोर के कुछ कमरे काफ़ी ज़्यादा गंदे थे और उनमें खिड़कियाँ और दीवारें भी टूटी हुई थी, इसलिए उनमें कोई भी नहीं रहता था। मेरे बजट के हिसाब से उस पीजी में तीसरा फ्लोर मेरे लिए सही था। उस फ्लोर पे भी 4-5 कमरे थे जो कि एकदम ठीक थे। मेरी तरह ही उस फ्लोर पर 2-3 लड़के और रहते थे। जिस कमरे में मैं रहता था उसी कमरे में एक लड़का और रहता था जिसका नाम महेश था। मैं उस पीजी में करीबन 2 महीने रहा। महेश से भी मेरी अच्छी बोलचाल हो गई थी और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हम अक्सर रात में बात किया करते थे। मैंने महेश से पूछा कि ये पीजी काफ़ी पुराना है, क्योंकि इसके कमरे काफ़ी पुराने हैं और कई कमरे तो ढंग से मेंटेन भी नहीं हैं। महेश ने बताया कि इस पीजी का जो मालिक है वो कभी कभार यहाँ पर आता है। उसको इस पीजी से कुछ खास फायदा नहीं होता, इसलिए वो इनको बनवाता भी नहीं है। वो तो इस पीजी को बंद करने वाला था, लेकिन यहाँ पर रहने वाले कुछ लड़कों ने उनसे रिक्वेस्ट की, इसलिए उन्होंने अभी तक इस पीजी को रखा हुआ है। इस साल के बाद वो इस पीजी को तोड़वा देंगे और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनवाएंगे। जब महेश ने मुझको ये बात बताई तो मैंने उसको यही बोला कि इस भूत बंगले से अच्छा है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बन जाए, कम से कम लोगों को खाने पीने के लिए तो कुछ मिलेगा। फिर महेश और मैं ये बात करते करते सो गए। उस वक्त काफ़ी रात हो रही थी। रात की करीब 1 या 2 बज रहे थे। महेश सो गया था और मुझको नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंख रात के 1 बजे खुली। उस वक्त हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। हालांकि वो कोई बारिश का मौसम नहीं था, मई जून का महीना था और उस वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। बारिश होने की वजह से मौसम हल्का फुल्का ठंडा हो गया। बारिश रुक गई और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बारिश रुकने के बाद सब कुछ एकदम शांत था। महेश भी सो रहा था। आज तक मैं कभी उस पीजी के छत पर नहीं गया था और ठंडी हवा भी चल रही थी। मैंने सोचा कि मैं एक बार छत पर जाकर घूम के आऊं। उस पीजी की छत पर जाने के लिए कोने में एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे के अंदर से होते हुए उस छत पे जाने की सीढ़ियां गई हुई हैं। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उसमें जंग लगा हुआ था। बारिश का पानी उस दरवाजे पे पड़ता था। वो आधा लोहे का था और आधा लकड़ी का। बारिश का पानी बार बार उस लकड़ी के दरवाजे पर पड़ने की वजह से उसकी लकड़ियाँ सड़ गई थीं। मैंने उस दरवाजे को खोला और वो खुल भी गया। दरवाजे को खोलते ही मैंने देखा कि सामने सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर उस पीजी के छत पर जाती हैं। मैं उस छत पर गया। मैंने देखा कि उस छत पे पानी भर चुका था, क्योंकि पानी बहने की जो नाली थी वो कचरा लगने से जाम हो गई थी। मैंने सबसे पहले उस भरे हुए पानी पर ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना कदम छत पे रख दिया। मैंने जैसे ही अपना पहला पैर छत पे रखा, मेरा पैर उसमें डूब गया। वो पानी मेरे घुटने से हल्का नीचे तक ही था। वो पानी पूरा भरा हुआ था। वो पानी इतना भरा हुआ था कि पानी बहते हुए दरवाजे से होते हुए सीढ़ियों के रास्ते नीचे जा रहा था। मैंने अपना पैर हटा दिया और फिर मैं वही दरवाजे के पास दोबारा खड़ा हो गया। वहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। उस एरिया में वो पीजी बहुत ही ऊंचा था। उस जगह से मैं और सारे घरों को देख सकता था जो कि रात के अंधेरे में बहुत शांत थे। उनमें से कुछ घरों में लाइट भी चल रही थी और कुछ में बंद थी। मैं वहीं पर ही चुपचाप बैठा हुआ था। शायद उस पूरे पीजी में उस वक्त मैं ही एक था जो जग रहा था। एकदम शांति थी। मैं दोबारा अपने कमरे में गया और मेरे बैग में रखी हुई सिगरेट निकाली और सिगरेट लेके मैं ऊपर छत पर आ गया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। महेश को भी नहीं। मैंने अपनी सिगरेट जलाई और तीली उसी पानी में फेंक दी और उसके बाद
सिगरेट के कश लेने लगा। हवा काफी अच्छी चल रही थी। मैं कुछ देर तक वहीं पर ही बैठा हुआ था और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। जिस तरफ से मुझे वो आवाज आई, मेरा ध्यान तुरंत उसी तरफ गया। मैं जहां पर बैठा था वो चीज मुझसे काफी दूर गिरी थी। वो जो भी चीज थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर वो चीज थी क्या। मुझे बस पानी पे बनी हुई लहरें ही नजर आ रही थी। अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से मैं उन लहरों को देख सकता था। उसके बाद मैं चुपचाप बैठा दोबारा सिगरेट पीने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई चीज गिर गई हो। और तभी कुछ देर बाद जिस तरफ वो चीज गिरी थी, मुझे उधर से पानी में किसी के चलने की आवाज आई। मैं उसी तरफ देख रहा था। वो आवाज लगातार मेरी तरफ ही आती जा रही थी और पानी में मुझे वो पैर की आकृतियां भी बनती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं उस आकृति को देख रहा था और वो मेरे पास ही आ रही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मैं वहीं पर ही बैठा था। मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। मैं बस चुपचाप बैठे उस आकृति को देख रहा था और वो मेरे पास चलते हुए आई। मेरे पास आते आते वो आकृति गायब हो गई और पानी में वो जो हलचल हो रही थी, जिसे मैं महसूस कर सकता था, और जो भी आवाज आ रही थी, वो सब शांत हो गई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर मैंने क्या चीज देखी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में जो सिगरेट थी वो भी मैंने नहीं पी थी, वो मेरी हाथों की उंगलियों में ही थी। मैं कुछ देर तक इतना खौफ में खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब उस सिगरेट ने मेरी उंगलियों को जला दिया। जैसी मेरी उंगलियां जली, मुझे लगा कि वैसे ही मैं होश में आ गया। मैं तुरंत नीचे महेश के पास भाग के गया। मैंने महेश को उठाया और उसको मैंने वो सब बताया जो कुछ भी मैंने ऊपर देखा। जब महेश उठा तो वो काफी ज्यादा नींद में था। उसको लग रहा था कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा था। मैं महेश को बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर मैंने एक अजीब सी परछाई देखी और वो पानी में चल रही थी। मैं काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं महेश से लगातार उस चीज को बता रहा था और महेश मुझे चिल्ला के बोल रहा था कि सो जाओ, ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें एक वहम हुआ है। उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो महेश मेरे सामने ही बैठा हुआ था। मैंने महेश से पूछा कि क्या हो गया। महेश ने मुझको देखा और उसने मुझसे बोला कि तुम सिगरेट पीते हो क्या। मैंने उससे कहा नहीं। क्यों? तब उसने मुझे मेरी उंगलियां दिखाई, क्योंकि कल रात सिगरेट की वजह से जल गई थी। तो महेश ने मुझसे बोला, हो सकता है तुम सिगरेट के अलावा किसी और चीज का भी नशा करते हो, ये सब मत किया करो, गलत चीज होती है। हो सकता है कल रात में तुम्हें जो कुछ भी वहम हुआ था वो उसी सिगरेट की वजह से हुआ हो। महेश सिगरेट वगैरह नहीं पीता था, इसलिए उसको छोटी से छोटी चीज भी एक बड़ा नशा ही लगता था। हालांकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन मैंने महेश को समझाने की कोशिश की कि मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा कोई वहम नहीं था। महेश ने फिर मुझसे उस चीज के बारे में बात ही नहीं की और वो फिर अपने काम से बाहर चला गया। फिर मैं उसी हॉस्टल में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। मैं रात की चीजों के बारे में सोच रहा था। फिर शाम हुई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार वही चीज घूम रही थी। महेश भी मुझसे बात करके और खाना खा के सो गया था। मैं अभी भी रात में जग रहा था। मैंने सोचा कि मैं एक बार ऊपर जाके फिर से देखूं, शायद हो सकता है वो मेरा वहम हो। लेकिन मेरी ऊपर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। ऊपर अभी भी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था। मैंने फिर हिम्मत की और मैं अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और छत की तरफ जा रहा था। जब मैं छत की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि छत का वो दरवाजा दोबारा बंद है, लेकिन छत पर कोई भी नहीं जाता था और मेरे अलावा कल से शायद कोई छत पर गया भी ना हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दरवाजा बंद किसने किया है। मुझे लगा कि शायद महेश ने इस दरवाजे को बंद किया हो। मैंने दोबारा उस दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलते ही मैंने देखा कि सीढ़ियों से पानी दोबारा नीचे आ रहा था। हालांकि अब तो बारिश भी नहीं हो रही थी। मैं फिर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ा। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा, मुझे दोबारा पानी में किसी के चलने की आवाज आने लगी। इस बार तो मेरी ऊपर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं वहीं पर ही चुपचाप खड़ा था।
और पानी में जो कोई भी चल रहा था उसको देखने की कोशिश कर रहा था। जिस तरफ से उस पानी में चलने की आवाज आ रही थी, मैं दोबारा उसी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और तभी उसी दरवाजे से मेरे ऊपर पानी की बड़ी बड़ी बौछारें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ से पानी उछाल के मेरे ऊपर फेंक रहा हो। मैं तभी डर गया और मैं दोबारा भाग के नीचे जाने लगा। मैं नीचे जाते हुए महेश को चिल्लाते हुए बुला रहा था। मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि हॉस्टल के पहले फ्लोर तक मेरी चिल्लाने की आवाज गई। मेरी आवाज सुन के कमरे से हॉस्टल के कुछ लोग बाहर भी आ गए। मैं बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और डरा हुआ था। तभी महेश ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। मेरी आवाज सुन के फर्स्ट फ्लोर के और सेकंड फ्लोर के लोग भी थर्ड फ्लोर पर आके मुझसे पूछने लगे कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने उनको ये भी बताया कि ऊपर कोई है, मुझे वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर सच में कोई रहता है। वो कोई भूत है या कोई पिशाच, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम लोग जाके देखो। मेरे ये बात बोलने के बाद हॉस्टल के कुछ लोग ऊपर गए। उन्होंने देखा ऊपर कोई भी नहीं था, ऊपर बस पानी भरा हुआ था। उन्होंने मुझसे बोला कि ऊपर कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो, पर हॉस्टल की छत पर मत जाया करो, वहां पर कोई भी नहीं जाता है, वो जगह ठीक नहीं है। उस जगह पे रेलिंग और ग्रिल्स भी नहीं लगी हुई है, तुम्हारा पैर फिसल सकता है और तुम नीचे भी गिर सकते हो। मैंने उन लोगों को लगातार बताने की कोशिश की कि इस हॉस्टल की छत पर कोई है, कोई भूत है। मेरे भूत की बात बोलने पर कुछ लोग डर भी गए और कुछ लोग मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग मेरी बात पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे और मैं अब वहां नहीं रह सकता था। मैं एक हफ्ते वहां पर और रुका और उस एक हफ्ते के दरमियान मैंने अपने लिए एक नया रूम ढूंढ लिया और फिर मैं वहां पर शिफ्ट हो गया। महेश ने मुझको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर उस चीज का खौफ इतनी बुरी तरीके से बस चुका था कि मैं वहां पर अब एक पल भी रुकना नहीं चाह रहा था और फिर मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। ये घटना जो मेरे साथ घटी ये एकदम सच थी, लेकिन मेरी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। वो जो कोई भी चीज थी मुझे वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस छत पे वो अकेले ही रहती है। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना एंड्रू नाम के एक पुलिस वाले के साथ घटी है। एंड्रू कैनेडियन पुलिस डिपार्टमेंट में थे और जब इनके साथ ये घटना घटी तो ये उनकी ड्यूटी का आखिरी दिन था। उसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। तो अब आगे की घटना मैं आपको एंड्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एंड्रू है। जब मेरे साथ ये घटना घटी तो उस वक्त मेरी एज 59 ईयर्स की थी। मेरी ऑफिशियल ड्यूटी का वो आखिरी दिन था। मैं अपने पार्टनर डेविड के साथ था। डेविड की उम्र ज़्यादा नहीं थी, उसके रिटायरमेंट में अभी 10 साल बाकी थे। मैं उससे सीनियर था, लेकिन तब भी हम दोनों एक दूसरे को नाम से ही बुलाते थे। हम दोनों करीबन 3 साल से पार्टनर थे और 3 साल से ही हम लोग हर जगह की पेट्रोलिंग साथ में किया करते थे। कई केस तो हमने साथ में हैंडल किए हैं। उस रात को मुझे और डेविड को ज़्यादा काम नहीं था। हम अपनी पेट्रोलिंग पूरी कर चुके थे। रात के करीबन 2 बज रहे थे। हम अपनी कार में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ लगभग गिरने वाली थी। नवंबर का महीना था। तभी हमारे वॉकी टॉकी पे हमें एक इन्फॉर्मेशन आया जो कि कमांड सेंटर से आया था। जहाँ पर हमारी लोकेशन थी वहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल था। दरअसल कुछ सालों पहले उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी और उसके बाद वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। कुछ पेशेंट्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन कुछ की मौत हो गई थी। वो टूटी फूटी बिल्डिंग नशा करने वालों का एक अड्डा बन चुकी थी। हमें किसी तरह खबर मिली थी कि वहाँ पर किसी तरह की चोरी हुई है या किसी तरह की कोई हत्या हुई है। हमें ढंग से इस बारे में नहीं पता था। हमें बस ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमें वहाँ पर जाके चेक करना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हम उस जगह के पास ही थे। हमने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और फिर उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अलग था। बहुत ज़्यादा शांति थी। हमें वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जिससे हमें ये पता चले कि वहाँ पर कुछ अजीब सा घटा हो। हम अपनी कार से नीचे उतरे और उस हॉस्पिटल के चारों तरफ देखने लगे। वो हॉस्पिटल पूरा खाली था। उस वक्त कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी हमें वहाँ पर नहीं मिला था। हमने वॉकी टॉकी से कमांड सेंटर पर इंफॉर्मेशन दिया कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है और फिर हम वहाँ से जाने लगे। तभी हमें बिल्डिंग के अंदर से किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ एक आदमी के चिल्लाने की थी।
मैं और एंड्रू तुरंत उस तरफ देखने लगे। हमने अपनी कार वहीं पर खड़ी कर दी और तुरंत उस अबैंडन बिल्डिंग के अंदर गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उस आवाज़ को सुन के हम इतनी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर भाग कर गए कि हमने कंट्रोल सेंटर पर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैं और डेविड एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो आवाज़ बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से आई थी। हम दोनों लोग एक ही साथ में 3rd फ्लोर पर जा रहे थे। हमें इस बात का पता चल गया था कि ऊपर कोई है, क्योंकि हमें किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। हमने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल ली और टॉर्च की मदद से देखते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। हम 3rd फ्लोर पे उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर हमें उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वहां पर कोई भी नहीं था। बिल्डिंग पूरी खाली थी। जिस कमरे से हमें वो आवाज़ आई थी हमने उसके साइड में देखा तो वहां पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा नए हैं, उनको इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। उन कपड़ों के साइड में थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था, जो कि ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ ही दिन पुराना हो। इस खून को देख के हम समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर हुआ है। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन कमांड सेंटर को देना चाह रहे थे, लेकिन हमने अपनी वॉकी टॉकी कार में ही छोड़ दी थी, क्योंकि हम आवाज़ सुन के बहुत जल्दी में ऊपर भाग कर आए थे। मैंने फिर डेविड से बोला कि वो वॉकी टॉकी से जाके इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर पर दे दे, तब तक मैं यहाँ पर और ज़्यादा छानबीन कर रहा हूँ। डेविड भागते हुए नीचे गया और मैं ऊपर अकेला था। मैं बार बार चारों तरफ कमरे के देख रहा था, लेकिन मुझे खून और उन नए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई भाग के गया है और जिस रूम में मैं था उसके बगल वाले हॉल में गया है। मैं तुरंत अपनी टॉर्च और बंदूक को आगे की तरफ पॉइंट करके उसी हॉल की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं उस हॉल के अंदर गया तो उसको देख के लग रहा था कि वो कोई पोस्टमार्टम रूम है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा था वो। वहाँ पर भी कोई नहीं था। वहाँ पर चारों तरफ पुराने स्ट्रेचर पड़े हुए थे जो कि जले और टूटे हुए थे। वो जगह देखने में काफ़ी ज़्यादा सुनसान लग रही थी। उस जगह को देख के ऐसा भी लग रहा था कि वहाँ पर नशेड़ियों ने बहुत दिनों से अड्डा बनाया हुआ था। जली हुई सिगरेट, दारू की बोतल्स और गांजे की महक वहाँ पर अभी भी आ रही थी। उस रूम में एक खिड़की थी। वहाँ से मैं नीचे अपनी कार की तरफ देखने लगा। डेविड वॉकी टॉकी पर इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा था और मैं डेविड को ही नीचे की तरफ देख रहा था। तभी ऐसा लगा कि जैसे मुझे पीछे से किसी ने छुआ। मैं तुरंत अपनी बंदूक पीछे की तरफ तान के देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ है। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। वहां पर बहुत ढेर सारे कमरे थे। उनमें से एक कमरे में तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ भी आई, और वो आवाज़ एक लड़की के रोने की थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस रूम में गया। वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हल्की फुल्की रोशनी भी वहां पर नहीं आ रही थी। वो कमरा एक पुराना स्टोर रूम था। उसमें पुराने सामान रखे हुए थे जो कि सब बर्बाद हो चुके थे। उसके पीछे बड़े बड़े कार्टन्स थे। उन कार्टन्स के पीछे मुझे किसी के पैर दिखाई दिए। वो पैर एक आदमी के थे। मैं धीरे धीरे अपनी बंदूक तानते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। जब मैंने कर्टन हटा के देखा तो मैं देख के हैरान हो गया। वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो पूरी तरीके से नंगा था। उसकी आंखें एकदम अजीब सी डरावनी लग रही थी। मेरी तरफ देख के वो मुझ पे तुरंत चिल्लाने लगा। मैंने उसकी तरफ बंदूक तान दी और वो धीरे धीरे मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैं उसे बार बार रुकने के लिए बोल रहा था कि वो मेरी तरफ आगे ना बढ़े, वरना मैं गोली चला दूंगा, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल थी और वो बहुत चिल्ला रहा था। उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने होश में है। उस आदमी की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच में थी। मैंने फिर अपनी रिवॉल्वर अंदर रखी क्योंकि वो मुझे सिर्फ धक्के मार रहा था और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास जो डंडा था, मैंने उस डंडे से उसकी गर्दन को दबाया और पीछे की तरफ ढकेल दिया। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। उस वक्त मैं भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे काबू करने की कोशिश की। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। मेरे शरीर में अब उतनी जान नहीं बची थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के भी डेविड भागते हुए मेरी तरफ आया। मैंने उसको पकड़ा हुआ था। आखिर में उसने मुझे पीछे धक्का दे दिया और फिर मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। वो जब मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा तभी डेविड तुरंत आ गया और उसने पीछे से उसके सर पे डंडा मार दिया और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कुछ पल के लिए उसकी काली आंखों में मुझे मेरी मौत दिखाई दी थी।
उसके बेहोश होने के बाद मैं और डेविड साइड में जाके खड़े हो गए। उसके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। हमने उसे चेक किया। उसके बाद हमने उसकी पल्सेस भी चेक की, जो कि बंद हो चुकी थी। मतलब वो मर चुका था। जब तक मैं और डेविड उसकी तहकीकात कर रहे थे तब तक बैकअप के लिए बुलाए गए पुलिस वाले भी आ गए थे। पुलिस वालों को हमने ऊपर बुलाया और साथ ही मेडिकल के कुछ डॉक्टर्स भी आ गए थे। जब उन्होंने उस आदमी को चेक किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत की वजह तो नहीं पता थी क्योंकि अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उसकी एक रिपोर्ट बनाई और ऊपर के ऑफिसर्स को सबमिट की। जब उस आदमी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उससे ये पता चला कि उस आदमी की मौत ठंड लगने की वजह से बहुत पहले ही हो चुकी थी। मतलब कि जब मेरे साथ वो हादसा घटा उसके करीबन 5 घंटे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। ये बात जब मुझे और डेविड को पता चली तो हम दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि हम दोनों की आंखों के सामने ही वो मेरे पर हमला कर रहा था। उस आदमी के आइडेंटिटी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो एक नशेड़ी आदमी था जो उस जगह रोज नशा करने जाया करता था। उसके साथ वहां पर क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। इतनी ठंड में उसने अपने कपड़े उतार के क्यों रखे थे ये भी समझ में नहीं आया। उन कपड़ों के बगल में जिसका खून पड़ा था वो उसी आदमी का था और वो पूरा खून उसके पैरों से निकल के आया था। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया हो। और ये सारी बातें हमें ऑटोप्सी में पता चली। उसकी आंखें मरते वक्त काली हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। ये चीज़ मैंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं की क्योंकि मेरी नौकरी का वो आखिरी दिन था और मैं अपने करियर पे किसी भी तरीके का पागल का दाग नहीं लगवाने देना चाहता था क्योंकि मेरे पास उस बात का कोई भी सबूत नहीं था। बस डेविड ने उसे मेरे ऊपर हमला करते हुए देखा था और ये बात सच थी। वहाँ पर ऐसा क्या घटा इसके बारे में हमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सुनसान थी। मेरा और डेविड का तो यही मानना था कि हो सकता है कि उसको किसी आत्मा ने पोसेस कर लिया हो जो उसी बिल्डिंग में रहती हो, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत लोगों की मौत भी हुई थी। अब इसके पीछे क्या सच है और क्या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ घटी ये घटना एकदम सच थी। उस घटना के घटने के बाद मैं कई बार उस रास्ते से निकला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। और उसके कुछ सालों बाद मैं कनाडा से शिफ्ट हो गया। अब मुझे उस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन वो बिल्डिंग शायद आज भी वैसी ही है जैसी वो पहले थी। तो ये थी एक कैनेडियन पुलिस ऑफिसर के साथ घटी एक घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि पीटर नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी है। और अब आगे की घटना मैं आपको पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पीटर है। मैं अमेरिका में न्यू जर्सी में ब्रुंसविक नाम के शहर में रहता हूँ। मेरी वहीं पर ही जॉब लगी थी। जिस वक्त मेरे साथ ये घटना घटी उस वक्त मेरी उम्र करीब 30 साल की थी। मुझे पुलिस की नौकरी को करीबन 5 साल हो चुके थे। मेरे पास एक बाइक थी जो कि मुझे डिपार्टमेंट से मिली थी और मैं उसी पर ही पेट्रोलिंग करता था। मैं अपना पूरा काम अकेले किया करता था और मुझे कोई भी पार्टनर नहीं मिला था। हालांकि मेरा थोड़ा बहुत ट्रैफिक का ही काम था। मुझे चालान्स कलेक्ट करने होते थे। जो भी हैवी या रैश ड्राइविंग करे या ड्रंक एंड ड्राइव करे मुझे उन्हें पकड़ के उनका चालान करना पड़ता था। और जितनी भी रोड के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं मैं देखता था कि लोग उसका पालन अच्छे से करें। और यही मैं कई सालों से करता चला आ रहा था। मैं जहाँ पर रात में बैठ के पेट्रोलिंग करता था मैं वहीं से ही सारा मुआयना करता था और एक एक डिटेल अपने हेड ऑफिस में दिया करता था। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी मैंने देखा कि कई दूरी से कोई स्पीड में कार चलाते हुए आ रहा है। मेरे पास एक लेज़र स्पीड डिटेक्टर था जिसको मैंने उस कार की तरफ पॉइंट किया और उसकी स्पीड देखी। नॉर्मल रोड पे जो स्पीड चलती है वो स्पीड उससे कई ज़्यादा थी। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी और काफ़ी तेज़ी से मेरे सामने से निकल के चली गई। मैंने भी अपनी बाइक भगाई और उसके पीछे ही जा रहा था। वो कार मेरे काफ़ी आगे थी। मैं उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था और उसको बार बार संकेत भी दे रहा था कि वो रुक जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। वो एक लाल रंग की कार थी। उसके सारे शीशे काले थे। अंदर कौन बैठा था और कितने लोग बैठे थे मुझे ढंग से ये भी पता नहीं चल रहा था। कई बार तो मैं उस कार के एकदम बराबर पे भी पहुंच गया था और उसे रोकने की कोशिश की। उसके ड्राइवर ने मुझे साफ साफ देखा भी होगा क्योंकि मैं उसके एकदम बगल में ही था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी कार को नहीं रोका। मैंने बाइक चलाते हुए ही वॉकी टॉकी पर एक इंफॉर्मेशन पास कर दी कि वो कार जिस तरफ जा रही थी उसके आगे पुलिस वाले उसको रोक लें। लेकिन जहाँ पर वो पुलिस वाले थे वहाँ से वो कार करीबन 3 किलोमीटर दूर थी।
मतलब मुझे उसे काफ़ी दूर तक चेज करना था। जिस तरफ उस कार को जाना था और जहाँ पर वो पुलिस वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो कार उधर न जाके एक कच्चे मोड़ पे मुड़ गई और मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को पास कर दी और मैं उस कार का लगातार पीछा करे जा रहा था। करीबन 1 किलोमीटर की ड्राइविंग के बाद एक बड़ा सा जंगल आ गया जो कि उसी शहर के एकदम अंत में पड़ता है। वो कार उसी जंगल के अंदर चली गई और अब वहां पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि आगे जाके वो जंगल बंद हो जाता है। मुझे लगा था कि अब मैं उसे पकड़ लूंगा। मेरी आंखों के सामने ही वो कार एक पेड़ के पास जाके लड़ गई और काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। जिस हिसाब से वो कार लड़ी थी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसमें कोई बचा भी होगा। मैंने उस कार से करीबन 10 यार्ड पहले ही गाड़ी को खड़ा कर दिया क्योंकि जिस हिसाब से उस कार का एक्सीडेंट हुआ था मुझे लग रहा था कुछ ही देर में वो ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस कार के आगे का पूरा बोनट टूट चुका था। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वॉकी टॉकी पर पुलिस वालों को दे दी और वो कुछ ही मिनट में मेरी दिए गई लोकेशन पर पहुंचने भी वाले थे। उसके पहले मैंने सोचा कि मैं कार के पास जाके अगर कोई बचा हो तो उसकी मदद कर सकूं। मैं तुरंत कार के पास गया, लेकिन मेरे कार के पास पहुंचने से पहले कार की लेफ्ट साइड का दरवाज़ा अपने आप खुल गया जो कि ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा था। मैंने अपनी पिस्टल उसकी तरफ तान दी और बाहर निकलने के लिए बोला। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो एक लड़की थी। उसकी एज काफ़ी ज़्यादा कम लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़बरदस्ती उसको उस कार में बैठा के कहीं ले जा रहा हो। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसके हाथ पैर बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। एयरबैग खुलने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसको चोट बहुत ज़्यादा आ गई थी। मैं जब तक उसके पास पहुंचता वो गाड़ी से निकल के रेंगते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उसे उठाया और उसको फिर अपनी बाइक के पास जाके बैठा दिया और एम्बुलेंस के लिए भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। मैं गाड़ी पे ही बैठा हुआ था और मैं उससे लगातार पूछ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो कुछ बता ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो चुपचाप वहीं पर ही बैठी हुई थी और तभी मैं दोबारा गाड़ी के पास जाने लगा। जब तक मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा वो ब्लास्ट हो गई और आगे का बोनट बहुत बुरी तरीके से जल गया था। मैं उससे काफ़ी दूर था। उस गाड़ी में और कौन था मुझे पता भी नहीं चला। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस वाले भी आ गए। उनके साथ फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। उनको पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगे थे। फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग को बुझाया और पुलिस वालों के पास मैंने जाके सारी इन्फॉर्मेशन दी। मैंने एम्बुलेंस वालों को यह भी कह दिया कि मेरी बाइक के पास एक लड़की है जो कि बुरी तरीके से जख्मी है और वो लोग जाके उसे ट्रीट करें। जब एम्बुलेंस वाले मेरी बाइक के पास गए तो उनको वहां पर वो लड़की नहीं मिली और ये सुन के मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। उसको मैंने वहीं पर ही छोड़ा था। उसके पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी तो वो ढंग से चल के जा भी नहीं सकती थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो गई कहाँ। मैं और मेरे साथ बाकी पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढ रहे थे। तब तक फायर ब्रिगेड वालों ने भी आग को बुझा दिया था और जब फायर ब्रिगेड वालों ने कार के अंदर देखा तो उसके अंदर 2 डेड बॉडी थी। पहली डेड बॉडी एक औरत की थी जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और शायद गाड़ी को वही ड्राइव कर रही थी, और दूसरी डेड बॉडी एक छोटी बच्ची की थी। जब मैं भाग के तुरंत उस कार के पास गया तो मैंने देखा कि वो दोनों डेड बॉडी थोड़ी थोड़ी जल गई थी और वो छोटी बच्ची वही बच्ची थी जिसको मैंने उठा के अपनी बाइक के पास बैठाया था। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उस बच्ची को बचा के अपनी बाइक के पास बैठाया था, लेकिन अब वो दोबारा कार में पहुंच गई थी। ये मेरा वहम नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता था कि वो दोबारा कार में जाकर बैठ जाए क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी थी। मैं चाहकर भी अपने दिमाग को समझा नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मैं जो देख रहा था उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। एम्बुलेंस वालों ने मेरे सामने हम दोनों डेड बॉडीज को उठा के स्ट्रेचर पे रखा और लेके पोस्टमार्टम के लिए निकल गई। मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। वो आधा जल चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं अपनी बात को किसी को ढंग से समझा भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैं जिसको भी अपनी बात बता रहा था वो सब यही सोच रहे थे कि ये मेरा कोई वहम था। क्या सच है क्या झूठ ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़की सच में निकल के कार से बाहर आई थी। उसके बाद बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ हो मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये हादसा जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ घटा इसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना जेम्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी है और ये घटना हॉरर ना होकर थोड़ी मिस्टीरियस है। और अब आगे की घटना मैं आपको जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा।
मेरा नाम जेम्स है। मैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस विभाग में हूँ। मेरा काम ये था कि मैं रात में पेट्रोलिंग करता था और मैं पूरी पेट्रोलिंग अपनी बाइक से ही निपटाता था। मुझे सर्विस को करीबन 3 साल हो चुके थे। 3 साल के इस सर्विस में मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लियर था। कोई भी ऐसी चीज़ मेरे रिकॉर्ड पे नहीं आई थी जिससे मेरी इमेज खराब हो। लेकिन इस बार कुछ अजीब ही हो गया। मैं रोज़ की तरह अपनी नाइट में पेट्रोलिंग कर रहा था। मैं ज़्यादातर ये भी देखता था कि कोई रैश ड्राइविंग या हैवी ड्राइविंग ना करे, दारू पी के कोई गाड़ी ना चलाए। मैं अक्सर इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखा करता था और मैं बहुत ही कम चालान काटता था क्योंकि मेरे एरिया में ये सब बहुत कम होते थे। रोज़ की तरह ड्यूटी करते हुए मैं अपने ही एरिया में बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही स्पीड से मोटर बाइक चलाते हुए एक लड़का आ रहा है। वो अकेले था और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बाइक को चला रहा था। उस वक्त रोड थोड़ी गीली भी थी क्योंकि बारिश हुई थी। तेज़ बाइक चलाने की वजह से उस लड़के का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और मैं उसके पास बाइक चलाते हुए पहुंचा। जिस स्पीड से वो गिरा था उसके गिरने की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी जहाँ पर मैं था। और जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो बच पाएगा क्योंकि उसकी पूरी बाइक टूट चुकी थी और शायद ही उसके शरीर का कोई हिस्सा बचा होगा जिसमें कोई जख्म ना लगा हो। जब मैं उसके पास बाइक चलाते हुए पहुंचा तो उसकी बाइक पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी। सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैंने उसके हेलमेट को उतारा और तुरंत उसकी पल्सेस को चेक किया। वो अभी भी चल रही थी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसका दाहिना पाँव पूरी तरीके से टूट चुका था और हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। हेलमेट की वजह से उसका सर तो बच गया था, लेकिन कपड़े पूरी तरीके से फट चुके थे। सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैंने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ गई। वो मेरे एरिया का केस था, इसलिए मैं उस बंदे को लेकर हॉस्पिटल गया। जब मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तो वो कुछ देर के लिए होश में भी आया और उसने मुझे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला। उसकी थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया और डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके चले गए। करीब 3 घंटे ऑपरेशन चला उसका। उसके बाद जब मैं डॉक्टर से मिला ताकि मैं उसकी रिपोर्ट बना सकूं, तो डॉक्टर ने बताया कि उसको बहुत बुरी तरीके से चोट आई है और उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा, जिसकी वजह से अब वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन प्रोस्थेटिक लेग लग जाने की वजह से वो चलने लगेगा। उसका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका था। डिस्चार्ज होकर वो घर भी चला गया था और ये केस ख़त्म हो गया था। करीबन 2 साल हो गए थे। 2 साल में भी मैं उसी जगह ही था जहाँ पर मैं पेट्रोलिंग कर रहा था। और ताजुब की बात तो यह है कि उस वक्त भी वही टाइम हो रहा था जिस समय मैं पिछली बार बैठा हुआ था। मैं बैठ के अपनी कॉफ़ी पी रहा था। तभी अचानक से मैंने देखा कि एक तेज़ बाइक एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रही है और वो उसी डायरेक्शन में जा रही थी जिस डायरेक्शन में वो लड़का जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में था। वो भी वहीं पे ही गिरा जहाँ पर वो बंदा पिछली बार गिरा था। उसकी बाइक भी बुरी तरीके से टूट चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। मैं दोबारा अपनी बाइक लेके वहीं पर ही पहुंचा और सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसके हेलमेट को निकाल के उसके पल्सेस को चेक किया और वो चल रही थी। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। हाथ पैरों में चोट लगी थी। कपड़े भी बुरी तरीके से फट गए थे और उसका बायां पैर टूट चुका था। उसके बाएं पैर का एक हिस्सा उसकी बाइक के टायर में फंस गया था और दाएं पैर में प्रोस्थेटिक लेग लगा हुआ था। जब मैंने ढंग से उसके चेहरे को देखा तो वो वही बंदा था जिसका एक्सीडेंट 2 साल पहले हुआ था। ये देख के मैं एकदम हैरान हो गया था, लेकिन उस समय मैंने खुद को संभाला और एम्बुलेंस को बुलाया। पिछली बार की तरह भी वो केस मेरे ही एरिया का था, इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। जब मैं उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा था तो वो कुछ देर के लिए होश में आया। उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था और मेरी आंखों में देख के उसने बोला कि ये डेजा वू है। मैं कुछ देर के लिए एकदम शॉक्ड हो गया। उसने ऐसा क्यों बोला मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके चले गए और 2 घंटे की प्रोसीजर के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो उसे नहीं बचा सके क्योंकि उसके सर में बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी और खून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बह चुका था। डॉक्टर ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा और फिर इस केस को मैंने उसी वक्त बंद कर दिया था। उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि उसकी नंबर प्लेट भी बुरी तरीके से टूट चुकी थी और उसके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। उसकी बॉडी को भी क्लेम करने कोई भी नहीं आया था। बाइक का चेसी नंबर भी हमें नहीं पता चला क्योंकि वो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। वो गाड़ी किसकी थी हमें ये भी नहीं पता। फिर मैंने तहकीकात की। मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड से उसका एड्रेस निकालूं, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उसका कोई रिकॉर्ड मेंशन ही नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने ये कहा कि ऐसा कोई भी पेशेंट कभी एडमिट हुआ ही नहीं।
और मेरे पास इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं था। मैंने भी अपने पास वो फाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी गायब हो चुकी थी। ये घटना सुनने में जितनी मिस्टीरियस है उतनी ज़्यादा अजीब है। मैंने कई लोगों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन बहुत लोग मुझे यही बोल रहे थे कि ये एक झूठ है, और फिर मैंने उस केस को बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये पहली घटना सिल्वेस्टर ब्राउन नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको सिल्वेस्टर ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ऑफिसर सिल्वेस्टर ब्राउन है। मैं कैलिफोर्निया का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ वेस्ट कैलिफोर्निया में ही घटी थी। रोज की तरह रात में मैं पेट्रोलिंग पर था। मेरा कोई भी पार्टनर नहीं था। मैं अक्सर अकेले ही पेट्रोलिंग करता हूँ। मैं अपनी बाइक पर पेट्रोलिंग करता था। जिस एरिया में मैं पेट्रोलिंग करता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोकेलिटी के लोग भी वहाँ पर रहते थे। काफ़ी ज़्यादा शांत एरिया भी था। ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता था। शायद ही वो लोग अपने पड़ोसी को भी जानते होंगे। हर घरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी था। अगर किसी घर में किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाए तो बगल के घर में पता भी न चले, इतनी दूरी थी। जिस एरिया में मैं पेट्रोलिंग करता था वहाँ पे करीबन 25 से 30 घर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो सारा एरिया जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ से एक छोटा सा हाईवे जाता था जो कि शहर को कनेक्ट करता था। वो एरिया दरअसल एक छोटा सा कस्बा था, शहर के हल्का सा आउटर में पड़ता था। लेकिन शहर से वहाँ पर आने में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का ही टाइम लगता था। अगर बैकअप के लिए किसी को भी बुलाया जाए तो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम वहाँ पर बैकअप टीम के लिए आने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं रोज़ की तरह वहीं पर ही पेट्रोलिंग कर रहा था। मैं अक्सर उस एरिया में रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में जाता हूँ। मेरे पास मेरा वॉकी टॉकी, मेरी गन, मेरी स्टिक और बैकअप के लिए एक इलेक्ट्रिक गन भी होती थी। मैं अपनी बाइक पर ही पेट्रोलिंग करता था। बाइक की चलती हुई लाइट और हूटर जो बजते रहते थे वो पूरे कस्बे में गूंजते थे। रोज़ की तरह मैं उस दिन भी पेट्रोलिंग कर रहा था। वही समय रात के 2 या 3 बजे मैं अपनी पेट्रोलिंग कस्बे के अंदर तक किया करता था। कस्बे के आखिरी घर तक जाके जब मैं वापस घूमा और बाहर की तरफ जाने लगा, तभी मैंने देखा कि उस कस्बे में से एक घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची आके खड़ी है। मैं उसे साफ साफ देख रहा था। वो घर के अंदर से निकलते हुए बाहर भागते हुए आई थी। वो मुझसे करीबन 5 से 6 मीटर की दूरी पर ही खड़ी हो गई आके। मैंने अपनी बाइक भी रोकी। मैं थोड़ा सा स्पीड में था। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को रोका, उसने तुरंत मुझसे कहा कि अंदर मेरी मम्मी को मदद चाहिए, उनकी मदद के लिए प्लीज़ आप आओ। और ये बोलते ही वो अपने घर के अंदर भाग गई। उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। बड़ी ताज्जुब की बात थी, जब मैं सामने से निकला था तब ये दरवाज़ा नहीं खुला था और ना ही मुझे कोई अजीब सी आवाज़ आई थी। लेकिन लौटते समय ये चीज़ दोबारा हुई। मैं तुरंत अपनी बाइक को खड़ा किया और बैकअप के लिए एम्बुलेंस को बुला लिया और कुछ ऑफिसर्स को भी बुला लिया, क्योंकि वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। जब मैं घर के अंदर गया तो उसकी लाइटें पूरी बंद थीं। वो 2 फ्लोर का घर था। मेरी बाइक मैंने उस घर के सामने ही पार्क कर दी। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस लड़की को दोबारा आवाज़ दी, लेकिन उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने नीचे के सारे फ्लोर्स को चेक किया। अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। सब कुछ उथल पुथल था। किचन के सारे क्रॉकरीज टूटे हुए थे और जितने भी एंटिक पीसेस उस घर में लगे हुए थे सारे ज़मीन पर पड़े हुए थे और टूटे हुए थे। तभी मुझे वो लड़की दोबारा दिखाई दी। उसने खामोशी से मुझे ऊपर आने के लिए बोला। वो सीढ़ियों पर थी और वो चुपचाप भाग के ऊपर चली गई। मैंने उसे रुकने के लिए भी बोला, लेकिन वो नहीं रुकी। मेरे पास एक टॉर्च भी थी। मैं उसी टॉर्च से सीढ़ियों पर देखते हुए जीने पर जा रहा था। सीढ़ियों पर खून फैला हुआ था। ये देख के मैं एकदम डर गया। मैंने तुरंत बैकअप टीम और एम्बुलेंस को जल्दी आने के लिए बोला और तुरंत अपनी रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब ज़रूर हुआ है। मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। 2nd फ्लोर पर पहुँचने के बाद वहाँ पर भी एकदम अंधेरा था। एक छोटा सा कमरा था जो कि एकदम कोने में था। उसके अंदर के दरवाजे से लाइट धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही थी। मैं धीरे धीरे अपनी बंदूक को तानते हुए उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा,
और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो अंदर से लॉक था। तभी मुझे उसी लड़की की आवाज़ दोबारा आई और वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो एक सीढ़ियों के पास खड़ी थी जो कि तीसरे फ्लोर की तरफ जा रहे थे। वो भागते हुए ऊपर की तरफ चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। जब मैं भागते हुए ऊपर गया तो मैंने देखा कि वो लड़की एक कमरे के सामने खड़ी है और उसी कमरे की तरफ उंगली दिखा रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या हुआ है। उसने एक शब्द नहीं बोला, वो बस उसी कमरे की तरफ अपनी उंगली को दिखा रही थी। वो शायद मुझे कुछ देखने के लिए बोल रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बंदूक तानते हुए बढ़ा और उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उस कमरे के दरवाजे के पीछे ही उस कमरे का स्विच बोर्ड था। जब मैंने लाइट्स को ऑन किया तो मैं देख के हैरान हो गया था। वहाँ पर एक बेड था और उस बेड पर एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। उसके ऊपर किसी ने 3-4 बार चाकू से हमला किया था। मैं भागते हुए उस औरत के पास गया और उसकी पल्सेस को दोबारा चेक किया तो मैंने देखा कि उसकी पल्सेस चल रही थी। इतने में ही मैंने दोबारा वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म करके एम्बुलेंस को जल्दी आने के लिए बोला और दोबारा मैं उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ वो छोटी बच्ची खड़ी थी और उसने मुझे यहाँ पर बुलाया भी था। मैं जैसे ही उधर देखा वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। मैं भागते हुए उसी जगह पर गया लेकिन वो मुझे दोबारा कहीं नजर नहीं आई। वो एक तरह से गायब हो गई थी। उसके बाद मुझे दोबारा जहाँ पर उस औरत की बॉडी पड़ी हुई थी उस बेड के नीचे से अजीब सी आवाज़ आई। मैंने अपनी रिवॉल्वर को बाहर निकाला और उस बेड के नीचे झांक के देखने लगा तो मैंने देखा कि उसके नीचे एक आदमी छुपा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैंने तुरंत उसकी तरफ बंदूक पॉइंट की और उसको धीरे धीरे बेड से बाहर आने के लिए बोला। उसके हाथ में एक चाकू भी था जिससे मुझे साफ साफ पता चल गया था कि उसी ने इस मर्डर को किया है। मैंने उसे उसका चाकू ज़मीन पर रखने के लिए बोला। उसके चाकू ज़मीन पर रखते ही मैंने उसे पकड़ा और उसके हथकड़ी लगा दी। इतने में एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मैंने उन्हें तुरंत अंदर बुलाया और बैकअप के बाकी पुलिस वालों को भी अंदर बुलाया। उस मुजरिम को जिसको मैंने पकड़ा था उसको तुरंत मेरे ऑफिसर्स लेके चले गए और वो औरत जिसकी पल्सेस अभी भी चल रही थी उसको एम्बुलेंस वालों ने तुरंत एम्बुलेंस में रखा और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर उसके बाद मैं उस छोटी बच्ची को ढूंढने लगा। सबसे पहले वही मुझे दिखी थी। मैंने उसको चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मुझे उसका नाम नहीं पता था तो बस मैं उसे आवाज़ दे रहा था कि तुम जहाँ पर भी हो सामने आ जाओ, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मुजरिम को हमने पकड़ लिया है और बहुत जल्द तुम्हारी मम्मी भी ठीक हो जाएंगी। वो छोटी बच्ची कहीं भी नहीं दिखी और ना ही उसकी आवाज़ आई। मेरे ऑफिसर्स भी मेरे पास आए और मैंने उन्हें उस छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए बोला। वो सब मिल के मेरे साथ ही उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। हमने घर के तीनों फ्लोर्स पे चेक किया और साथ ही घर के बेसमेंट को भी चेक किया लेकिन वो छोटी बच्ची मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ गया जो कि लॉक था, जिसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे पहले ही वो बच्ची मुझे वहाँ पर दिखाई दे गई और फिर मेरा ध्यान उस दरवाजे से हट गया। मैं दोबारा सेकंड फ्लोर पर भाग के उसी दरवाजे के पास गया और मैंने देखा कि वो दरवाज़ा अभी भी लॉक है। मैं उसे खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मुझसे नहीं खुल रहा था। फिर मैंने कुछ ऑफिसर्स को बुला के उस दरवाजे को तोड़ दिया और दरवाजे को तोड़ने के बाद हम सब ने जो चीज़ देखी, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था या नहीं। वो छोटी सी बच्ची अपने कमरे में साइड में टेबल के नीचे मरी पड़ी हुई थी और उसके भी शरीर में चाकू से ही वार किया गया था। लेकिन जब वो मुझे दिखी तब उसके शरीर में चाकू का कोई भी निशान नहीं था और वो अपने कमरे में अचानक से कहाँ पे आ गई इसका भी मुझे पता नहीं चला और कमरा भी अंदर से बंद था। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई और आदमी भी है जिसने उसे मार दिया हो, लेकिन जिस आदमी को हमने पकड़ा था हमने जब उससे कंफर्म किया तो उसने कबूल किया कि वो यहाँ पर चोरी के इरादे से आया था और सबसे पहले लड़की ने उसे देख लिया जिसकी वजह से उसे लड़की को मारना पड़ा और उसके बाद वो उसकी मदर को भी मारने के लिए गया था जो कि बेड पर सो रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो जग गई जिसकी वजह से उसने उसके शरीर में चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के तुरंत बाद तभी उसको मेरी आवाज़ आ गई और वो डर के मारे बेड के नीचे छुप गया। तब तक मैं घर के अंदर आ चुका था और ये पूरा हादसा 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अभी 5 मिनट पहले मैंने उस लड़की को देखा था और उस लड़की को देखते ही मैंने बैकअप के लिए टीम को भी बुलाया था और बैकअप भी तुरंत आ गई थी। इतनी देर में वो लड़की कैसे मर सकती है और अगर वो पहले ही मरी हुई थी तो आखिर मैंने उसे देखा कैसे।
मैं इसी बात को बार बार सोच रहा था। मेरे साथ जितने भी ऑफिसर्स थे, मैंने उन सबको ये बात बताई, पर उनको मेरी बात पर तो विश्वास हो ही नहीं रहा था। एक ऑफिसर यूकी करके भी था। उसने बताया कि हो सकता है उस लड़की की आत्मा हो जो अपनी माँ को बचाने के लिए तुमसे मदद मांगने आई हो। वो इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत विश्वास भी करता था, तो उसने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा यकीन दिलाया। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। काफ़ी दिनों तक तो मुझे नींद भी नहीं आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि उस लड़की को मरे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। मतलब जब मैं वहाँ पर पहुँचा था उससे भी 10 मिनट पहले ही वो लड़की मर चुकी थी, और मैंने जिसे देखा था वो शायद उसी लड़की का भूत होगा। बाद में मैंने उस लड़की की माँ से भी बात की, जो कि ठीक हो चुकी थी, और मैं उससे हॉस्पिटल में भी मिलने गया था। उसको जब इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उस लड़की की माँ ने ये बताया कि कभी कभी उसको हॉस्पिटल में रात में उसकी बेटी नज़र आती है और वो उससे बात भी करती है। जब उसकी माँ ने मुझे ये बात बताई तो मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसने ये बात सिर्फ मुझे ही बताई थी, क्योंकि मैंने अपने साथ घटी इस घटना को उससे शेयर किया था। और मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था, और उस लड़की की आत्मा शायद उस वक्त भी उसी हॉस्पिटल में थी जब मैं उसकी माँ से बात कर रहा था। तो ये थी एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना जॉर्ज नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी थी, और अब घटना मैं आपको जॉर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ऑफिसर जॉर्ज है। मेरे पार्टनर का नाम ऑफिसर मक है। हम दोनों साउथ कैनेडियन एरिया में पेट्रोलिंग किया करते थे। हमारी ड्यूटी वहीं पर ही लगती थी। मक और मैं करीबन 2.5 साल से पार्टनर हैं। हम लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। ज़्यादातर हम लोग साथ में ही पेट्रोलिंग किया करते हैं, और हमारे शिफ्ट आवर्स सेम ही हैं। हम जहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उसी वक्त हमें हमारी वॉकी टॉकी पर इंफॉर्मेशन आई कि जहाँ पर हम थे वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक घर है। वहाँ से एक औरत का फ़ोन आया था जो कि उस घर की मेड थी। उसने बताया कि पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई है और सारे घर के लोग गायब हैं। जब वो मेड वहाँ पर पहुँची तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई थी और हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था। सबसे पहले हम ही वहाँ पर पहुँचे क्योंकि वो जगह हम लोग के सबसे ज़्यादा पास थी। हम करीबन 5 मिनट में ही वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि मग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि हमें इमरजेंसी में वहाँ पर पहुँचना था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। वो घर शहर से थोड़ा बाहर था। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस घर में रहने वाले लोग आखिर शहर से इतना दूर क्यों रहते थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस घर की मेड घर के बाहर ही खड़ी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमारी गाड़ी की लाइट्स देखते ही वो भागते हुए हमारी तरफ आई। मक ने पहले मुझसे ये भी बोल दिया कि हमें इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। क्या पता उसके पास कोई हथियार हो। वो जैसे ही हमारी गाड़ी के पास आई हम तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और हमने उससे अपने से दूर हटने के लिए बोला। हमने उससे सारी जानकारी ली। उसने बताया कि जब वो यहाँ पर रात में आई तो उसने देखा कि सारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, घर में अजीब सी बदबू फैली हुई है और पूरे घर में कोई नहीं है। सबसे पहला सवाल मैंने उससे यही किया कि इतनी रात में तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही थी। उसने हमें इन्फॉर्म किया कि उसके घर से उसके ओनर का फ़ोन आया था उसके पास। उसने कहा कि वो घर जल्दी आ जाए, उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसलिए वो भागते हुए सबसे पहले घर आई। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। मैंने मक को और मक ने मुझको कुछ देर तक घूर के देखा। उसके बाद मक ने उस मेड को कार के अंदर बैठने के लिए बोला। मक ने बोला कि जब तक हम लोग अंदर से बाहर वापस ना आए तुम इस कार से नीचे मत उतरना। मक ने बैकअप के लिए कुछ टीम भी बुला ली थी ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत हमें टीम का सपोर्ट मिल सके। हम उसके बाद उस घर के अंदर गए। उस घर के अंदर जाते ही हमें बहुत बुरी तरीके से बदबू आने लगी। अंदर जाना भी एक भी सेकंड के लिए पॉसिबल नहीं था। मैं और मक तुरंत बाहर आ गए और उस औरत को दोबारा गाड़ी से उतार के हमने उससे फिर से पूछताछ की। मैंने उससे पूछा कि इस घर में कौन कौन रहता था। उसने बताया कि इस घर में एक बूढ़ी औरत और उसके हस्बैंड रहते हैं और एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी जिसके पास करीबन 9-10 बिल्लियाँ थीं। वो सारे के सारे लोग गायब हैं और मुझे घर से उसी छोटी सी बच्ची का फ़ोन आया था। उस बच्ची की उम्र करीबन 13 से 15 साल की थी और उसी ने मुझे बुलाया था
उस मेड से सारी डिटेल लेने के बाद मैं और मग दोबारा घर के अंदर जाने लगे। घर के अंदर पूरा अंधेरा था, लाइट्स बंद थीं और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। हम अपने साथ उस मेड को भी लेके अंदर गए। मेड ने घर की स्विचेस को ऑन किया, जिससे पूरे घर में रोशनी हो गई, लेकिन बदबू बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। उस घर में सब कुछ एकदम शांत था। हमने सब जगह ढूंढा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हम उस घर के दूसरे फ्लोर पर गए, जहाँ से बदबू आने की ज़्यादा उम्मीद थी। जैसे हम लोग उस घर के फ्लोर पे गए, हमें एक कमरा दिखा, जिस कमरे के दरवाजे से हल्का हल्का खून बह रहा था। हमने जब उस कमरे को खोला तो हमने देखा कि वो 9 की 9 बिल्लियां, उनको किसी ने दरवाजे पर मार के टांग रखा था, मतलब दीवार पर, छोटी छोटी कीलों से। ऐसी चीज़ देख के हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। साफ साफ देख के लग रहा था कि यहाँ पर कोई काला जादू परफॉर्म किया गया है। फिर हम तुरंत उस कमरे से बाहर आए और बैकअप के लिए टीम और एम्बुलेंस दोनों को बुला लिया, क्योंकि हमें लग रहा था इस घर में रहने वाले लोगों को भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ होगा। उसके बाद हम उस घर के गैराज में गए, जहाँ पर उस घर में रहने वाले बुजुर्ग आदमी की एक पुरानी गाड़ी पार्क थी। उस गैराज के अंदर उस बुजुर्ग की लाश थी, जिसको बुरी तरीके से मार दिया गया था। शायद वो आदमी गला दबाने की वजह से मरा था, या फिर उसको किसी तरीके का जहर दिया गया था। अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि एम्बुलेंस की टीम आने वाली थी। उसके बाद हम उस बुजुर्ग औरत को ढूंढने लगे, जो कि इस घर में रहती है। उस बुजुर्ग औरत की डेड बॉडी हमें घर के बेसमेंट पर मिली और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी। वो बिना कपड़ों की थी और उसके चेस्ट पर अजीब से निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत अजीब सा काले जादू का प्रिपरेशन वहाँ पर किया था। उसकी बॉडी के चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी और वो लगभग बुझने ही वाली थी। अजीब अजीब सामान पड़े हुए थे जो हमने पहले कभी भी नहीं देखे थे। जब तक हम उस औरत की डेड बॉडी को देख रहे थे, तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी। एम्बुलेंस वालों को हमने सारी चीज़ें बताई, लेकिन अभी भी वो छोटी सी बच्ची मिसिंग थी, जिसका कॉल मेड के पास आया था। मैं और मक इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी हमें वॉकी टॉकी पर हमारे एक ऑफिसर का मैसेज आया। उसने हमें बताया कि एक लड़की इसी घर के टेरेस पर खड़ी है और वहाँ से कूदने की प्लानिंग, यानी कि सुसाइड की प्लानिंग कर रही है। हम सब लोग भाग के घर के बाहर गए तो हमने देखा कि वही छोटी सी बच्ची जिसने मेड को कॉल किया था और जो इस घर में रहती थी, वो उसी घर के छत पर खड़ी है और वहाँ से कूदने की प्लानिंग कर रही है। जब ये चीज़ हमने देखी तो मैं और मक डर गए थे। मैंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और मैं भागते हुए टेरेस की छत पर गया। वो बच्ची वहीं पर ही खड़ी थी, मक भी मेरे साथ ही था। हम चुपचाप टेरेस पर उस बच्ची के पीछे पीछे गए और उसको पकड़ लिया। जब मैंने और मक ने उसको पकड़ा तो उसकी आंखें पूरी काली थी और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। मतलब उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे उस बच्ची के शरीर में कोई राक्षस घुस गया हो, एक बड़ा राक्षस जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी। वो उस बच्ची की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक डीमन बन गई थी या फिर कोई राक्षस, मुझे नहीं पता। उसके अंदर उसकी उम्र से ज़्यादा ताकत थी। मैं और मग भी ठीक से उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। उस बच्ची ने मग के हाथ में भी काट लिया और उसके हाथ से उसके मांस का हल्का फुल्का हिस्सा भी बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से मग के हाथ में खून बहने लगा। फिर मैंने उस बच्ची को बहुत ज़ोर से पकड़ा और अपने हाथ पैरों से दबा दिया ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। कुछ देर बाद उस बच्ची ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाई और बेहोश हो गई। उसने भी अपने आप को बहुत जख्म पहुंचाए थे, हाथ पैरों में काट रखा था, उसके हाथ पैरों से हल्का हल्का खून बह रहा था। एम्बुलेंस वाले तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद घर की छानबीन की गई। पता चला कि उस लड़की के कमरे में काला जादू परफॉर्म करने की किताबें पड़ी थी, और वो भी बहुत ज़्यादा। उसी बच्ची ने अपनी बिल्लियों को मार के उस दीवार पर टांग दिया था, और ये सारी चीज़ें उसने अपनी नोटबुक में भी लिखी थी। ऐसा करके वो किसी डीमन को अपने अंदर बुलाना चाह रही थी, जिससे उसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाए। ये बात सुनने में जितनी ज़्यादा अजीब थी, उतनी ज़्यादा डरावनी भी, क्योंकि एक 15 साल की बच्ची का दिमाग इतना भयानक हो सकता है, ये हमने सोचा नहीं था। दिमाग के डॉक्टरों ने भी उस लड़की की जांच की, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो लड़की ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही थी। उसने उस मेड को जानबूझ के इसीलिए बुलाया था ताकि वो 3 लोगों को मार सके, और ये सारी चीज़ें उसी किताब में मेंशन भी थी कि आप अपनी जान पहचान के 3 लोगों का सैक्रिफाइस करो, उसके बाद कोई डीमन आपके शरीर के अंदर आ जाएगा और आपको ढेर सारी पावर्स देगा। मुझे लग रहा था कि शायद उस लड़की का ये काम कामयाब भी हो गया था, क्योंकि जिस हिसाब से उसके शरीर के अंदर ताकत थी, मुझे पता चल गया था कि वो डीमन उसके शरीर के अंदर पहुंच गया है।
लेकिन डॉक्टर्स ने जब उससे बात की तो सिर्फ ये पता चला कि उसने ये सब किया तो था, लेकिन उसके अंदर कोई भी डीमन नहीं है। शायद वो आखिरी चीज़ खुद को ही सैक्रिफाइस करने जा रही थी जब वो मेड को नहीं मार पाई। वैसे ये सब तो मेरी थ्योरी है, सच क्या था मुझे नहीं पता। उस लड़की ने वैसे भी 2 मर्डर किए थे, इसलिए उसको बच्चों के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस लड़की का क्या हुआ, लेकिन ये जो भी चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। कभी कभी मैं और माँ उस घर के सामने से भी निकलते थे। वो घर एकदम वीरान और सुनसान हो गया था। हमें उस घर को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, लेकिन फिर भी उस घर में 2 मौत हो चुकी थी और उस घर को हमने सील भी कर दिया था। तो ये थी एक पुलिस ऑफिसर के साथ घटी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि फ्रेडरिक नाम के एक ऑफिसर के साथ घटी थी। काफ़ी छोटी घटना है ये, लेकिन सुनने में बहुत ही मिस्टीरियस। तो अब आगे की घटना मैं आपको फ्रेडरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम फ्रेडरिक है। रोज की तरह मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उस टाइम काम थोड़ा कम था, इसलिए मैं कॉफ़ी पीता हुआ एक मैगजीन को पढ़ रहा था। उस वक्त ऑफिस में स्टाफ में मेरे अलावा 3 ऑफिसर्स और थे। बाकी लोग अपनी रात की ड्यूटी के लिए पेट्रोलिंग पर गए हुए थे। हमारे पास भागते हुए एक छोटा सा लड़का आया, जिसने हमें इन्फॉर्म किया कि कुछ ही गली दूर छोड़ के एक आदमी को किसी ने चाकू मार दिया है और उसके शरीर से खून बह रहा है। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। उस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था ताकि वो एम्बुलेंस को बुला सके। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हमारा ही था, इसलिए वो भागते हुए हमारे पास आया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपना सारा काम छोड़ के तुरंत उस बच्चे के पीछे भागते हुए गया। ताजुब की बात तो ये थी कि मेरे अलावा उस बच्चे को किसी ने देखा नहीं था। मैं ही बात कर रहा था उससे। उसके पीछे जब मैं भागते हुए गया तो मुझे मेरे एक ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की। वो मेरा नाम बुला के मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बोला कि तुरंत हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो और कुछ गली छोड़ के, गली नंबर 7 थी या 8 मुझे ढंग से याद नहीं, उस गली में एक एम्बुलेंस को भेजो। उसने कहा ठीक है। मैं भागते हुए उसी जगह पर गया जहाँ पर वो लड़का मुझे लेकर आया था। वहाँ पर एक आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एक पतली सी गली थी, उसी के बगल में एक बड़ा सा डस्टबिन भी पड़ा हुआ था। वो आदमी उसी डस्टबिन के बगल में ही गिरा हुआ था। जब मैंने उसे उठाया तो उसके शरीर से खून बह रहा था। उसको शायद एक गोली मारी गई थी और वो ऑन द स्पॉट मर चुका था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुँच गई। जब एम्बुलेंस वहाँ पर आई तो उसकी बॉडी को एम्बुलेंस वालों ने चेक किया और उसके बाद एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल में लेकर चले गए। ये सब इतनी जल्दी में हो गया कि मेरा ध्यान उस बच्चे पे गया ही नहीं। वो बच्चा वहीं कोने में अंधेरे में शांति से चुपचाप खड़ा होकर हम सबको देख रहा था। वो एक भी शब्द नहीं बोला। जब तक एम्बुलेंस उस बॉडी को चेक करती और मेरे सिग्नेचर लेती और सारी चीज़ें मुझसे रिकॉर्ड करके पूछती, तब तक वो बच्चा वहीं पर ही खड़ा था। उसकी उम्र करीब 14 से 15 साल की थी। उसका भी बयान लेना था, इसलिए मैंने उसको रोक कर ही रखा हुआ था। एम्बुलेंस की वो सारी डिटेल दे जाने के बाद एम्बुलेंस उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में ऑटोप्सी के लिए लेकर चली गई। मैंने फिर उस बच्चे को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोला। उसने कहा कि वो नहीं जाएगा। मैंने उससे दोबारा बोला कि मुझे उस मर्डर के रिगार्डिंग तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उसने चलने से मना किया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो एक अंधेरे में चला गया जहाँ पर वो पहले से ही खड़ा था। वो थोड़ा और अंधेरे में चला गया। मैं दोबारा उस अंधेरे की तरफ गया तो वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। जब मैंने ढंग से चेक किया तो वहाँ पर पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक दीवार थी। वो बच्चा अचानक से कहाँ गायब हो गया था मुझे नहीं पता चला। उस दीवार की हाइट करीबन 8 से 9 फीट की थी और उस बच्चे की हाइट से तो बहुत ही ज़्यादा थी। वो कहाँ गायब हो गया इतनी जल्दी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैं अपने ऑफिस दोबारा वापस चला गया। जिस ऑफिसर ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, जिससे मैंने एम्बुलेंस के लिए बोला था, उसने मेरे को देखा कि मैं बहुत ज़्यादा सोच में बैठा हुआ हूँ। उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मैंने उसे बताया था कि जो बच्चा अभी ऑफिस में आया था, जिसने हमें उस मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वो अंधेरे में ही गायब हो गया और मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। उस ऑफिसर ने पूछा तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो। मैंने उसे बताया कि वही बच्चा जो कुछ देर पहले अभी यहाँ ऑफिस में आया था। उसने कहा यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं आया था, तुम चुपचाप बैठे हुए अपनी मैगजीन पढ़ रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे, तभी तुमने अचानक से सामने देखा और भागते हुए ऑफिस के बाहर निकलने लगे। मैंने इसीलिए तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने बोला
लेकिन तुमने बोला कि मैं तुरंत एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करूं और लोकेशन के बारे में बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि तुमको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी किसने। मैंने उस ऑफिसर को बताया कि यहाँ पर एक बच्चा आया था। उसने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, तुम अचानक से भागते हुए चले गए थे। मुझे उसकी बोली हुई बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने ऑफिस की सीसीटीवी को चेक करने की कोशिश की, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक था। उस दिन ऑफिस का सीसीटीवी का वो हिस्सा जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वो काम ही नहीं कर रहा था, जिससे वो फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई जब मैं भाग के बाहर गया था। ये बहुत ही अजीब घटना थी। मैंने उस ऑफिसर को बताया कि यहाँ पर एक बच्चा आया था जिसने मुझे उस मर्डर की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स दी थी, लेकिन उस ऑफिसर ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने उसे ये भी बताया कि ज़रा सोचो कि मुझे यहाँ पर बैठे बैठे किसी मर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। वो भी इस बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बारे में किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ये थी पुलिस वालों के साथ घटी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।